Good evening, guys. In our previous two videos, it has been a long time that we have not updated anything in our channel. But recently, we are interested to go for another chapter that we are going to discuss about our education system and what are the loopholes that India has followed till date, so that we are in a developing country and we are not designated as developed country. So first of all, we will go to our education system. Recently, our education minister has updated some kind of rules regarding our education system. जो भी changes आया हुआ है, I think that is a very good idea. But हम लोगों को ये लगता है कि अगर हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के लिए जाते हैं तो दिमाग में ये एक चीज आता है, यार हम तो एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, मगर उसके अंदर जो सब हमको एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है, बेसिकली अगर हम जाएंगे हिस्ट्री में, इफ विल गो टू आवर हिस्ट्री विल सी, हमको ये डाउट आता है क्या हमारा पूरा जो इंडिपेंडेंसी के लिए जो भी हमारा स्ट्रगल था, जो भी 200 इयर्स का हिस्ट्री था, वो क्या सिर्फ महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बेसिकली ये दोनों को ही प्रायोरिटाइज किया जाता है, क्या उनमें से ही लिमिटेड है? तो अगर हम इसको देखने के लिए हमारा मेडिएवल हिस्ट्री जो है इंडिया का, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1857, दैट्स द सेपॉय मूवमेंट, सिपाही विद्रोह से लेके अब तक जो 1947 तक चला आ रहा है, उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करेंगे, ऐसे बहुत कुछ आइडियाज है, बहुत कुछ हिस्ट्री है जिसको भी मैनिपुलेट करके हमको बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे 1857 में हमारा सेपॉय मूवमेंट हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा सक्सेस होने वाला जा रहा था, मगर ड्यू टू सम रीजंस लाइक वी हैव सम काइंड्स ऑफ mercenaries inside our troop, we have some terrorist like people in our group, for that cause we cannot succeed, we could not succeed into that project. But later on जब हम अगर आएंगे महात्मा गांधी के बारे में, आपको मैं वो कुछ ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के नाम बोलने जा रहा हूँ जिसको आप बहुत रेयरली सुने होंगे, लाइक मौलाना अबुल कलाम आजाद, चंद्रशेखर आजाद, वो और वीर सावरकर, ऐसे बहुत सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है उनके बारे में हमको बताया नहीं जाता है। वो कैसे हमारे फ्रीडम फाइटर में उनका जो बलिदान है फ्रीडम फाइटिंग में, वो हमको बताते नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो चाहता था कि जैसे महाभारत में कृष्णा चाहते थे कि जो होगा वो मेरे से ही होगा और जो करूंगा मैं ही करूंगा, तो सेम थिंग यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉलो किया था। फॉर एग्जाम्पल देखिए 1930 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और उनके जो दोस्त थे, 14 दोस्त थे, उनको पॉलिटिकली अरेस्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब जो उस टाइम में एक राउंड टेबल बैठक हुआ था, वो राउंड टेबल मीटिंग में वो जो इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे और गांधी थे, तो उनके अंदर एक पैक्ट हुआ था कि 1930 में जो फर्स्ट राउंड टेबल मीटिंग था उसमें गांधी ने मना कर दिया था कि हम उसमें ज्वाइन नहीं करेंगे। तो 1932 में फिर से और एक बार जब रिक्वेस्ट आया उनके तरफ से, तो गांधी ने बोले कि हाँ ठीक है मैं ज्वाइन करूंगा, अगर पॉलिटिकली जो भी हमारा प्रिजनर्स है लाइक द फ्रीडम फाइटर्स है उनको अगर आप आजाद कर देंगे, उनको गिरफ्त करके नहीं रखेंगे, गिरफ्त में नहीं रखेंगे, तो मैं जाके फिर राउंड टेबल बैठक में और मीटिंग में ज्वाइन करूंगा। तो उसके ऊपर अगर देखेंगे, मगर उसके पहले ही महात्मा गांधी को पता था कि अगर भगत सिंह बाहर रहा और वो फ्रीडम मूवमेंट जो भी है, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट चल रहा है, अगर उसको वो काम करते जाएंगे उसके ऊपर, तो डेफिनेटली बहुत जल्दी हमको इंडिपेंडेंसी मिलेगा और उसमें महात्मा गांधी को जो भी कंट्रीब्यूशन है वो उनको नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से इंस्टेड ऑफ वहाँ पे महात्मा गांधी 1932 में ये कर सकते थे कि भगत सिंह, राजगुरु और जो सुखदेव थे उनको छोड़ा सकते थे, मगर वो उनके बारे में एक क्वेश्चन भी नहीं किए। सेकेंड थिंग, महात्मा गांधी जब काम कर रहे थे 1920 में, उस टाइम में चौरी चौरा वाला बोल के उत्तर प्रदेश में एक थाना था, वो थाने में उस टाइम में महात्मा गांधी बोले कि हमको असहयोग आंदोलन करना है। उस टाइम में उनको लेके महात्मा गांधी के बात को लेके बहुत लोग सीरियस हो गए थे, इवन छोटे छोटे बच्चे भी सीरियस हो गए थे। और उसको लेके जब काम हुआ और उसमें थोड़ा बहुत जब पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ब्रिटिशर्स ने लाठीचार्ज किया हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर, तो कुछ लोग क्या किए, वो थाना को जो वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिए। तो उसके ऊपर गांधी जी भड़क गए कि नहीं, हमको थाना जलाना नहीं था, हम यहाँ पे हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको हम क्विट करेंगे। अरे भाई, अगर आपको उस टाइम में फ्रीडम मूवमेंट क्विट करना था तो वो चीज के आप टिके रहते, मगर आप जब 1942 में आपको अरेस्ट करवा गया, आपको जेल में भेज दिया गया, तो तभी आप बोले कि नहीं अभी हिंसा काम नहीं करेगा, हमको हिंसा का पथ लेना पड़ेगा, तुमको ब्रिटिशर्स लोगों को अभी असहयोग आंदोलन से नहीं होगा, उनको भारत को क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन दावा बोल दिए। तो भाई ये कौन सा तरीका रहता था कि हाँ एक टाइम में अगर मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आ रहा है तो भाई तुम कुछ मरते रहो और मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, जब मेरे ऊपर आ गया तो नहीं, अभी तो हमको असहयोग आंदोलन अहिंसा से काम नहीं चलेगा, भाई हमको हिंसा ही अपनाना है। ये तो गया आपका फ्रीडम फाइटिंग, जो फ्रीडम मूवमेंट था हमारा, इंडिपेंडेंस था, उसके पहले का बात।
उसके बाद भी अगर देखेंगे तो 1948 में जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जब रिफॉर्मेशन हुआ, उस टाइम में कश्मीर को लेकर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें कश्मीर में बोला गया था कि अगर आप नेचुरली देखेंगे जो हमारा पीओके है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, मैं मानता हूं कि पीओके हमारा इंडिया का एक अनडिवाइडेड पार्ट है, मगर अगर आप उस टाइम में जो पॉलिटिकल सिनेरियो होता है उसको देखेंगे और लोगों का भलाई देखेंगे तो डेफिनेटली पीओके जो अनडिवाइडेड एरिया है वो अगर पाकिस्तान में रहता तो वहां पे लोगों का ज्यादा फायदा मिलता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, अभी पीओके में जो 5 एरिया है, बल्तिस्तान, गिलगिट, पूंछ, लेह, लद्दाख, लद्दाख का कुछ पार्ट उसमें है, तो ये जो 5 पार्ट है उसमें से तो उस टाइम में क्या हो रहा था, ये काफी बर्फों से ढका हुआ रहता था और उस टाइम में कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था जो कि दिल्ली से वो एरिया को कनेक्ट कर रहा था। वो कनेक्ट करने के टाइम में हमारा जो भारत का 12 महीने रहता है एक साल में, वो 12 महीने से 8 महीने वो बर्फ से ढका हुआ रहता था, तो वहां पे लोगों को अच्छे से खाना नहीं मिल पा रहा था। सेकेंड थिंग क्या है, वो एरिया में जो लोग रहते थे उसका 90% मुस्लिम थे, जो कि वो उस टाइम में बोल रहे थे कि अगर वोटिंग होता तो उस टाइम में बोल रहे थे कि नहीं, अगर ये एरिया हमारा पाकिस्तान में रहा तो हमको अच्छा होगा। मगर कुछ एरिया ऐसे था, जैसे कि कश्मीर पंडित का एरिया था लद्दाख में, वो एरिया में लोग बोल रहे थे कि नहीं, हमको इंडिया में ही मिलना है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, मगर पाकिस्तान का उस टाइम में क्या हो रहा था, पाकिस्तान का जो सिंधु नदी जा रहा है, द इंडस रिवर जा रहा है, द इंडस रिवर काराकोरम रेंज देके पाकिस्तान में फ्लो हो रहा था, तो उसका वैली एरिया में आराम से लोग आना जाना कर सकते थे पाकिस्तान से, उनको फूड सप्लाई कर सकते थे, उनका जो बेसिक नीड्स है उनको वहां से मिल पा रहा था। मगर इंडिया से वो नहीं मिल पा रहा था, तो डेफिनेटली ये एक ऑब्वियस चीज है कि लोग जहां से अपना बेसिक नीड्स मिल पा रहा है वो वहीं पे उनको सपोर्ट करेंगे। मगर उस टाइम में नेहरू क्या किए कि नहीं, हमको आपको सपोर्ट नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। उस टाइम में पाकिस्तान, जब ये थोड़ा मामला थोड़ा गर्म होने लगा, तभी जो वहां का राजा था हरि सिंह, वो क्या किए, वहां पे लोगों का हेल्प मांगे। तो लोगों ने क्या किया कि ठीक है 50-50% का वोट दिए। तो वोट देने के टाइम में ये जब भनक लगा पाकिस्तान को कि कुछ ऐसे प्लानिंग चल रहा है कि कश्मीर, जवाहरलाल नेहरू चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को मिलाने के लिए, जो आपका कश्मीर को मिलाने के लिए इंडिया में, तो उस टाइम में वो क्या किए कि नहीं, अगर आपको मिलाना है तो हम क्या करेंगे, हमारा कुछ मर्सिनरी जो कि घुसपैठियां रहते हैं उनको छोड़ दिया उसके अंदर। तो भाई छोड़ दिए तो हाँ ठीक है, उस टाइम में नेहरू क्या किया, अपना चाल चला दिए, बोले कि अगर हम आपको एक तरीके में आपको हरि सिंह को हेल्प करेंगे, वहां से उनको भगाएंगे, अगर आप लोग डिक्लेयर करेंगे कि इंडिया पाकिस्तान में, जो आपका पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और जो 5 एरिया है वो पाकिस्तान के, इंडिया के अंडर में आएगा। ये कौन सा चीज है भाई, इसको तो आप यूनाइटेड नेशन में लेके सुलझा सकते थे, इसको लेके पाकिस्तान से बात करके आप कुछ मसला निकाल सकते थे, क्योंकि भाई आपकी तरफ से तो कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा था। ये चला गया। तो 1952 में क्या हुआ, पूरा वर्ल्ड बैंक और ये इंटरनेशनल मनी फंड ये क्या किए, एक पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को सुधारने के लिए एक कमेटी बिठाए। उसमें ये डिसाइड किया गया कि पूरे जितने भी कंट्रीज हैं, उस टाइम में सब तो डेवलपिंग कंट्री थे, तो उसमें ये डिक्लेयर किया गया कि हर कंट्री डिसाइड करेगा कि नहीं, हमारा जो सब कंट्री का एक इकोनॉमी का एक प्राइमरी मूविंग फोर्स रहेगा, एक सेकेंडरी मूविंग फोर्स रहेगा। अगर आप प्राइमरी मूविंग फोर्स में जाएंगे तो डेफिनेटली इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे प्राइमरी मूविंग फोर्स क्या रहेगा, एग्रीकल्चर ही रहेगा। मगर वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या किया, अपना दिमाग लगाए, भाई आप तो कभी एसी रूम से निकले नहीं है, आप तो कभी अपने हाथों से खेती बाड़ी किए नहीं है, आपको सिर्फ दिखाई देता है क्या मकान, इंडस्ट्री, ये सिर्फ, क्योंकि आपका 365 दिन, एक साल का 365 दिन में से तो भाई 210 दिन तो आपका बाहर ही निकल जाता है। तो व्हाट ही डिसाइडेड, ही यूनानिमसली डिसाइडेड दैट कि हाँ अपने आप ही ठीक कर लिए, नहीं हमारा प्राइमरी मूविंग फोर्स इंडस्ट्री होगा, जिसको भुगतान अब तक 1991 तक शुक्र है मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह आ गए, वरना 1991 क्या अब तक 2020 तक इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी में ही रहता। ये गया आपका तो फोर्थ चीज। फिफ्थ चीज क्या आता है कि देखिए, अगर हमारे कंट्री में कुछ भी मसला चल रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम चल रहा है, तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, पहले हमारा जो युवा पीढ़ी है उनको हम ट्रेन करेंगे। उनको ट्रेन करेंगे इसका मतलब नहीं है कि हमारे हिसाब से जो एजुकेशन सिस्टम आएगा हम उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। तो भाई आप दोनों, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी, आप दोनों ही फ्रीडम फाइटर नहीं थे भाई। हमारा किताब में भगत सिंह कहाँ है, राजगुरु कहाँ है, हमारा प्रीवियस इकोनॉमी कहाँ है, ठीक है, आप इन लोगों के बारे में छोड़ दो। मुगल्स आने से पहले जो पुरु राजा थे, हर्षवर्धन डायनेस्टी थे, भाई नालंदा यूनिवर्सिटी द मोस्ट अप्रिशिएटेड यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड जो था, वो रैंक 1 में था। वो भी हमारा मतलब हमको सिर्फ ऐसे बोला जाता है कि हाँ एक नालंदा यूनिवर्सिटी बोल के था, मगर उसका तो अब तक कुछ क्या था, उसको कैसे बनाया गया था, उसका गवर्नेंस कैसे था, कुछ भी पता तो नहीं है। बस सिर्फ हमको ये बोलते थे कि नहीं हमको फ्रीडम फाइटिंग मिलेगा, जो अगर हमको फ्रीडम मिला है, इंडिपेंडेंसी मिला है, तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। भाई महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू है, मगर आपको एक चीज और एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ
कि जो महात्मा गांधी को बोलते हैं कि हाँ वो मरने के टाइम में वो बोले थे हे राम बोल के। एक्चुअली अगर आप नाथूराम गोडसे का लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, जो आदमी मरने के लिए जा रहा था, उसको फांसी लगने वाला था, तो वो मरने के टाइम में अपना खुद का जो ऑटोबायोग्राफी उसमें लिख के गया है कि व्हेन आई वाज गोइंग टू हिट shoot Mahatma Gandhi, then the last sentence that what he uttered, that was not Hey Ram, that is Haram, because नाथुराम गोडसे उनका एक डिसिपल थे, उनका सिर्फ जो साबरमती आश्रम था वहाँ पे उनका एक चमचा जैसे थे, एक चेला जैसे थे, और उनका डिसिपल थे, तो उनको ही फॉलो कर रहे थे। मगर उनको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, तो वो सोचे कि अगर मैं अभी गांधी को नहीं रुकूंगा तो देयर मे बी समथिंग डिफरेंट इंडिया विल कम आउट टू द सिनेरियो। So for that cause he sued Mahatma Gandhi, and he have described everything, and from that book you can get everything against Mahatma Gandhi. The thing is that I am here not to telling about the against of Mahatma Gandhi. I am just telling one thing: don't follow something blindly. Just follow anything, but you just go to the depth of anything and then give the conclusion. Thank you.